हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का जीके इन्फो ट्यूबर पे। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री 7 क्लास चैप्टर नंबर 2, नए राजा और उनके राज्य। कैसे कैसे नए राजा बने, उनके राज्य कौन कौन से थे, वो सब हम डिटेल में इसके अंदर जानेंगे। और बाकी जो हैं वो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आपको मिलेगा। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है। ये देखो 7वीं से 12वीं शताब्दियों के प्रमुख राज्य ये थे। गुजर प्रतिहार कहाँ पे थे, चहमान कहाँ पे थे, और चंदेल कहाँ पे थे, और चालुक्य कहाँ पे थे, राष्ट्रकूट कहाँ पे थे, चोल कहाँ पे थे, चेर कहाँ पे थे, पांडेय कहाँ पे थे, ये सब इसके अंदर है। मानचित्र में गुजर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल और चहमान के स्थान का निर्धारण कीजिए। क्या आप आज के उन राज्यों की पहचान कर सकते हैं जिन पर उनका नियंत्रण था? तो ये देख के हमें आइडिया लग जाएगा। पाल बंगाल में थे, और इधर ये चालुक्य है, ये इधर उड़ीसा के आसपास में थे, और राष्ट्रकूट है कर्नाटका के आसपास थे, चोल है वो तमिलनाडु के अंदर, चेर है वो केरला के आसपास, चेर पांडे, गुजर प्रतिहार है ये बीच का हिस्सा है जो हमारा उत्तर की साइड थे, और चहमान है ये दिल्ली और अजमेर के आसपास थे। तो ये सब इसके अंदर दिखाया गया है। नेक्स्ट है नए राजवंशों का उदय। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्राय उन्हें अपने मात हथिया सामंत के रूप में मान्यता देते थे। सामंत आपको पता है, ये सैनिक सहायता देना, राजा को उनकी सैनिक सहायता देने के साथ साथ उनकी जो हाथी वगैरह उनकी रखवाली करना, उनके लिए सारी चीज़ों की फैसिलिटी है वो उपलब्ध करवाना, ये सामंतों का काम था। वो सब सैनिक सहायता भी देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, मतलब अपने राजा के लिए उपहार लेके आते थे, उनके दरबार में हाजिरी लगाते थे, उनको सैनिक सहायता देते थे, वो सामंत कहलाते थे। 6th क्लास हिस्ट्री में भी हमने पढ़ा था इसको। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने अपने आप को महासामंत, जब उनको ज़्यादा संपदा मिल जाती थी तो अपने आप को महान समझने लग जाते थे। सामंत मतलब बड़ा सामंत, महामंडलेश्वर मतलब पूरे मंडल का स्वामी घोषित कर देते थे। कभी कभी भी अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे, मतलब किसी के अंडर है के काम करना उनको पसंद नहीं था। धीरे धीरे जब वो थोड़े सी अच्छी पोजीशन में आ जाते थे तो कब्जा जमाने की कोशिश करते थे। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। दक्कन मतलब दक्षिण की साइड में। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य, कर्नाटक के अंदर चालुक्य राजा थे, उनके अधीन थे वो राष्ट्रकूट वाले, मतलब उनके सामंत हुआ करते थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट जब प्रधान है राष्ट्रकूट का, दंतीदुर्ग। दंतीदुर्ग क्या है? राष्ट्रकूट का प्रधान था। इसने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इंकार कर दिया कि मैं चालुक्यों के अधीन रह करके काम नहीं करूंगा, मतलब मेरे को किसी की कलवानी नहीं है कुछ भी, मैं किसी के अंडर रह के काम नहीं करूंगा, ऐसा कुछ। तो उन्होंने क्या किया, हिरण्यगर्भ नाम का एक अनुष्ठान किया। हिरण्यगर्भ का मतलब होता है सोने का गर्भ। जब ये अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो माना जाता था कि इससे याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए स्त्रीय के रूप में दोबारा स्त्रीत्व प्राप्त कर लेगा। उसके बाद देखो ये अलोरा की गुफाएं दिखाई गई है, भित्ति चित्र इनका दिखाया गया है, और जिसमें विष्णु को नरसिंह पुरुष के सिंह के रूप अवतार दिखाया गया है, और ये राष्ट्रकूट काल की कृति है। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपरों में देखने को मिलता है कि ये जो नरसिंह अवतार के रूप में जो विष्णु भगवान को दिखाया गया है एलोरा की गुफा में जो चित्र है वो कौन से काल में बनाया गया था? तो ये राष्ट्रकूट काल में बनाया गया था। कुछ अन्य उदाहरणों से उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपने राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया, मतलब सेना के अंदर कुशलता। मिसाल के तौर पे कंदम, म्यूर, शर्मन और गुजर प्रतिहार हरिचंद्र ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर और शस्त्र को अपना लिया था। मतलब जो परंपरागत जो उनका काम हुआ करता था उसको छोड़ करके उन्होंने शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने सफलतापूर्वक राज्य स्थापित कर लिए। उसके बाद आता है राज्यों में प्रशासन। इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजाधिराज, मतलब राजाओं के राजा, जैसे हमारा चंद्रगुप्त थे जो समुद्रगुप्त के पिता थे, उन्होंने भी महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। त्रिभुवन चक्रवर्ती मतलब 3 भुवनों का स्वामी, इसी तरह के अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की, और इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी, ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे, मतलब बंटवारा करते थे। इन सभी राज्यों में उत्पादकों, पशुपालकों और कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। संसाधन मतलब जो जिस चीज़ का व्यापार कर रहा है उसे वही चीज़ कर के रूप में ले लेना। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्सों को लगान मानकर भी कर के रूप में उनको वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था, और राजस्व है वो व्यापारियों से भी लिया जाता था। एक आती है बात 400 कर। ये 400 कर क्या है? तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश, चोल वंश कहाँ पे? तमिलनाडु में के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लेखित कर वह है वो है वेटी। वेटी का मतलब होता है जबरदस्ती काम करवाना किसी से, तो इसको कहते हैं वेटी। ये क्वेश्चन बहुत बार सीटेट में आया हुआ है कि वेटी क्या होता है।
मतलब सीधा सीधा पूछ लेते हैं एनसीईआरटी में, तो हम क्या करते हैं, कई बार ये पैराग्राफ छोड़ देते हैं, इनको छोड़ना नहीं चाहिए, जो इंपॉर्टेंट है वो करना चाहिए। यानी जबरन, शर्म और कदमाई यानी कि भू राजस्व, मकान पर छाजन डालने वाले, छाजन पर लगने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारंपरिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाला कर इत्यादि का उल्लेख मिलता है। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे, मतलब राजा इन्हीं से अपना काम चलाते थे, और साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इनका ये कर है वो इस्तेमाल होता था। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की और जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों, मतलब अच्छे अच्छे जो परिवार थे ना, धनी परिवार, उनके अंदर से पदाधिकारियों की नियुक्ति होती थी, और ये प्राय वंशानुगत होती थी, पिता के बाद बेटा, उसके बाद उसका बेटा, ऐसे। सेना में भी ऐसा ही होता था, कई बार राजा के निकट संबंधी इन ओहदों पर होते थे। वही बात है कि पहले भी भाईचारा चलता आ रहा था, भाई भतीजावाद। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्द से सत्य नहीं भी हो सकते, लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती है कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए शूरवीर विजय योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई और अक्षर प्रशासन में ये मदद करते थे। आगे आता है नाग भट्ट की उपलब्धियां। ये गुजर प्रतिहार उनका ही है, नाग भट्ट। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। पिछले साल गुप्त शासक, मतलब पिछले साल का मतलब छठी क्लास में, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में हमने पढ़ा था, जो हरिशेन ने लिखी थी। और इलाहाबाद प्रयागराज में जो है संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर और मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के नामों का वर्णन, नरेश का मतलब राजा, नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। आंध्र, शैंदव, विदर्भ, महाराष्ट्र, कलिंग, उड़ीसा के राजा उनके आगे और धराशायी हो गए जब वो राजकुमार थे। उसके बाद आता है कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को उन्होंने विजित किया। उन्होंने वंग मतलब बंगाल, अनर्थ मतलब गुजरात, मालवा मतलब एमपी, किरात मतलब वनवासी, तुर्शक मतलब तुर्क, कई बार किरात का मतलब भी पूछ लिया जाता है, किरात होता है वन में रहने वाले, वनवासी, वत्स, मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राज्य हो गए। और मत्स्य जैसे हमारे वो थे ना महाजनपद, उनकी बात हो रही है। राजाओं को पराजित किया। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों की भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। ये देखो, ये ताम्र पत्र के ऊपर लिखा गया है, थोड़ा तमिल में लिखा गया है, थोड़ा संस्कृत में इनके ऊपर लिखा गया है, और इसके ऊपर एक स्टैंप भी लगी मिलेगी ये बीच के अंदर। अगर स्टैंप है तो इसका मतलब ये प्रमाणिक दस्तावेज है। भूमि के साथ साथ क्या क्या दिया जाता था, ये चोलों के द्वारा एक भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। हमने मिट्टी की मेड़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियां लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। मतलब इतनी भूमि इसकी है, इतनी भूमि इसकी, मतलब वो इस तरीके से चिन्हित करना। इस भूमि पर ये चीज़ें, फलदार वृक्ष हैं, पानी भूमि, बगीचे, फलोद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चरागाह और गाँव, बाम्बी, चबूतरे, नहरें, खाइयाँ, दलदली जमीन, हो जन्नागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें। जिसे ये भूमि मिलती है वह इससे कर वसूली कर सकता है। वह न्याय अधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकता है। वह पक्की ईंटों के बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है और बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है। पेड़ और कांटेदार झाड़ियां लगवा सकता है। जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है। उसे सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद न और तटबंधों का निर्माण हो। आगे बात आती है 12वीं शताब्दी की। 12वीं शताब्दी में एक संस्कृत काव्य रचा गया जिन्हें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है, और कल्लण नामक एक रचनाकार द्वारा ये रचा गया था। राजतरंगिणी आपने सुना होगा। कल्हण ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शी मतलब सामने देखने वालों का वर्णन किया, जो जिसने देखा जैसा बताया उसी का वर्णन, पहले के इतिहासों समेत अन्य तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखों से भिन्न वह अक्षर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रूप दिखलाता है, इसलिए 12वीं सदी के लिए ये असाधारण ग्रंथ था। धन के लिए युद्ध, धन के लिए युद्ध तो बहुत कॉमन सी बात है, आज भी होता है वो तो। आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई विशेष क्षेत्र नहीं था, वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कनौज नगर। गंगा घाटी के अंदर कनौज नगर, जहां मोखरी वंश होता था किसी टाइम में। गुजर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश, गुजर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश, ये तीनों हैं। ये तीनों के तीनों क्या है, इन तीनों के बीच में कन्नौज के लिए इन्होंने युद्ध लड़ा था। कन्नौज को हथियाने के लिए तीनों के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष कह सकते हैं उस युद्ध का नाम। तो इन तीनों ने लड़ा था, गुजर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश। पाल जैसे बंगाल के हो गए, राष्ट्रकूट नीचे उधर के तमिलनाडु के आसपास, कर्नाटका के आसपास के हो गए, और ये गुजर प्रतिहार जय राजस्थान साइड के। सदियों तक कनौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। चूंकि इस लंबी लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने इसकी चर्चा है वो त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है।
शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे। मतलब आक्रमण करते थे, सबसे पहले मंदिरों को ही तोड़ते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। आप अध्याय 5 में भी इसके बारे में पढ़ेंगे। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद गजनवी, जिनका युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान के साथ, ऐसे शासकों में सबसे प्रसिद्ध है। उसने गजनी गजनी का सुल्तान है ना, उसने बहुत ज़्यादा मंदिर तुड़वाए थे। उनका जिक्र बहुत आएगा। उन्होंने 997 से लेकर 1030 तक शासन किया था और अपने नियंत्रण का विस्तार है वो मध्य एशिया के भागों, ईरान और महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक किया। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पे हमला करता था और उसका निशाना थे संपन्न मंदिर। गुजरात का सोमनाथ मंदिर, जिसके ऊपर हमला किया गया था 1025 के अंदर। महमूद जो धन उठा के ले गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा उसने अपनी गजनी के अंदर वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च किया। सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता है कि मैंने कहाँ कहाँ जीता, किस किस जगह को जीता। उसने अल बेरूनी नामक एक विद्वान को, अल बेरूनी किसके टाइम में था? मोहम्मद गजनवी के टाइम। एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा और अरबी में लिखी गई फिर ये उनकी कृति कौन सी? किताब उल हिंद। उल हिंद भी बोल देते हैं इसको, अल हिंद भी बोल देते हैं। तो ये अल बेरूनी ने लिखी थी और उनके टाइम में ये थे। और ये क्वेश्चन डीएसएसपी में भी आया था अभी पिछले टीजीटी इंग्लिश में। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अल बेरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया, लेकिन इसका लिखा था अरबी के अंदर। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चैमान का मतलब चौहान थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास, कहाँ पे? दिल्ली और अजमेर। अजमेर राजस्थान हो गया, दिल्ली इधर उत्तर भारत, आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्होंने गुजरात के चालुक्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से गढ़वाल वही जयचंद गढ़वाल, उनकी पुत्री से इन्होंने शादी भी की थी पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। चैमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय, 1198 से 1168 से 1192, जिन्हें सुल्तान महमूद गोरी नामक अफगानी शासक को 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में हराया और दूसरे साल उन्हीं के हाथों वो पराजित भी हो गए। चोल राज्य नज़दीक से एक नज़र। चोल राज्य देखो ये कहाँ कहाँ है, ये इधर है, ये देखो कर्नाटका, इधर ये आ गया हमारा केरला आ गया, कर्नाटका आ गया और तमिलनाडु आ गया, इधर थोड़ा सा हिस्सा उड़ीसा का भी आ गया और आंध्रा का भी आ गया। उरेयूर से तंजावुर तक। चोल वंश सत्ता में कैसे आया? कावेरी डेल्टा में मुटियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुख्य परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं की राजधानी कौन सी थी? कांचीपुरम के सामंत थे। उरियार के चोल वंश के प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय, चोल वंश का कौन था मुख्य वो है परिवार? विजयालय। 9वीं सदी के मध्य में मुटियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहाँ तंजावुर शहर और निशुभदिनी देवी मंदिर का निर्माण भी करवाया। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्र पर शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांडियन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राजा राज प्रथम है ये, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है। कौन है? राजा राज प्रथम। और 985 में ये राजा बना था और उसी में से ज़्यादातर क्षेत्रों पर नियंत्रण करके अपने क्षेत्र का इन्होंने विस्तार किया और साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। और राजा राज का पुत्र आएगा आगे, राजेंद्र प्रथम। उन्होंने भी अपने बाप की नीतियों को जारी रखा। उसने गंगा घाटी, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भी हमला किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। क्या बनाई? जल सेना भी बनाई। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला। राजा राज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजावुर और गंगई कोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार है। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए थे। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उनके लिए काम करते थे। पुरोहित हो गए, मालाकार हो गए, बावर्ची हो गए, मेहतर हो गए, ये सब थे। और देखो उस काल में कैसे कैसे मंदिर बनते, जिनका शिखर बिल्कुल पतला होता गया, नीचे से चौड़ा। ये देखो बाहरी दीवारों को सजाने के लिए पत्थर की जो प्रतिमाएं हैं वो अलंकृत की गई है और ये वही मंदिर है जो उन्होंने बनवाया था। संगीतकार, नर्तक इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम, कांस्य की मूर्तियां बनने का काम था। चोल है वो कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। चोल के काल में ज़्यादातर प्रतिमाएं देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ है वो भक्तों की भी बनाई गई थी। ये देखो कांस्य की मूर्ति है ये, और वो नरसिंह अवतार वाली है जो विष्णु की है, वो राष्ट्रकूट काल की है। कृषि और सिंचाई। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। जैसे जैसे कृषि में नए विकास हुए तो उनको बहुत उपलब्धियां मिलती गई।
और कावेरी नदी है वो बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले छोटी छोटी शाखाओं में बंट जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उलिचती है और किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है, और शाखाओं का पानी कृषि विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं और 6वीं सदी में आकर इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था, और कुछ दूसरे इलाकों में जमीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे, और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। ये देखो, ये मूर्ति है, इसके बारे में मैंने बता दिया आपको। और ये देखो वही जल द्वारा हौज की नई शाखाओं में पानी के प्रवाह के जरिए नियंत्रित करना। कई जगहों पे फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था, जैसे फव्वारों से होती है। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। समझ रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती थी, जैसे श्रम संसाधन, काम की देखरेख करना और पानी का बंटवारा कैसे करना है, वो सब चीज़ें आती हैं इसके अंदर। उसके बाद में साम्राज्य का प्रशासन। प्रशासन किस प्रकार संगठित था? किसानों की बस्तियां, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। किसानों की बस्तियां क्या कहलाती थी? उर कहलाती थी। और सिंचित खेती के साथ ये बहुत समृद्ध हो गई। इस तरह के गांवों के समूह को क्या बोलते थे? नाडु। और ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे प्रशासकीय कार्य किया करते थे। विलाल जाति के धनी किसान, ये विलाल जाति के जो धनी किसान हैं उनको विलाल बोल सकते हैं। देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था उनको। उनमें से कई धनी भूस्वामी को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेंद वेलन का मतलब क्या होता है? 3 राजाओं को अपनी सेवाएं देने वाला किसान। वेलन का मतलब किसान। अरियार जैसी उपाधियां प्रदान की, और इसको उनको केंद्र के अंदर राजकीय पद हैं वो सौंपे, महत्वपूर्ण वाले। उसके बाद में ये देखो भूमि के प्रकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। वेलन वगाई, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। जो नॉर्मल ब्राह्मण नहीं थे, मतलब किसान लोग थे, उनकी जो भूमि थी उनको बोलते हैं वेलन वगाई। वेलन का मतलब किसान, वगाई मतलब भूमि, वेलन वगाई। एक है ब्राह्मदेव। ब्राह्मदेव का मतलब ब्राह्मणों को उपहार के रूप में जब दान देते हैं हम भूमि, तो उसको बोलते हैं ब्राह्मदेव। शाला भोग, किसी पाठशाला के निर्माण के लिए जो भूमि दान कर दी जाती है। शाला का मतलब पाठशाला। देवदान का मतलब मंदिरों को दी गई भूमि, इसको हम तिरुन मटुकनी भी बोल सकते हैं। और प्लीचंदम का मतलब जैन संस्थानों को दी गई भूमि, ये भी इंपॉर्टेंट है। हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि दान या ब्रादे का मतलब भूमि प्रदान हुई। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां हैं वो अस्तित्व में आई। प्रत्येक ब्राह्मण की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण निवासियों भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। मतलब जो भूमि उनको दे दी है तो उनकी एक सभा होती थी, वही देखरेख करते थे उस भूमि की, ब्रादे की। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थी, और उनके निर्णय शिलालेखों में प्राय मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। मतलब इनके जो निर्णय थे तो वो पत्थर पे उत्कीर्ण करवा दिए जाते थे। नगरम नगरम मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया। नगरम होता है व्यापारियों का संगठन, व्यापारियों का समूह के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तमिलनाडु के चिंगलपुर जिले के, कहाँ पे? तमिलनाडु के चिंगलपुर जिले के उत्तरमेरूर से प्राप्त अभिलेखों में, कहाँ पे मिला? उत्तरमेरूर में। इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम ताल पत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे। किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था, जैसे लक्की ड्रॉ होता है ना, वैसे ही। उसके बाद देखो उत्तरमेरूर तमिलनाडु के अंदर, वो चिकमंगलूर वाला है ना, वहाँ पे एक सभा की जो सदस्यता लेनी है तो क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए। सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को भूमि का स्वामी होना चाहिए, उनकी अपनी भूमि होनी चाहिए जहाँ से कर देते हों वो लोग, उनका अपना घर होना चाहिए, उनकी उम्र है वो 35 से 70 के बीच होनी चाहिए, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी हो, ईमानदार हो, पिछले 2-3 साल से किसी समिति का सदस्य नहीं रहना चाहिए वो, और अपने सगे संबंधियों के खाते अगर जमा नहीं कराए तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता। उसके बाद ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तांग वंश के युग का चीन। अब आती है तांग वंश। चीन के अंदर था ये तांग वंश, जो लगभग 300 वर्षों तक सत्ता में रहा था। इनकी राजधानी शियोन दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी, और जहाँ तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाई आया जाया करते थे। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था, और इन परीक्षा में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। अधिकारियों के चयन की व्यवस्था कुछ बदलावों के साथ 1911 तक कायम रही, और भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित व्यवस्थाओं से ये व्यवस्था किन मायनों में भिन्न थी, ये ऐसे क्वेश्चन दिखाया है। तो इसमें देखो जोड़े बनाने हैं।
गुर्जर प्रतिहार है वो कहाँ थे? गुर्जर प्रतिहार थे गुजरात और राजस्थान। और राष्ट्रकूट कहाँ पे थे? राष्ट्रकूट आपने देखा है तमिलनाडु के अंदर थे। पाल है वो बंगाल में थे और चोल है वो पश्चिमी दक्कन में थे। त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन थे? राष्ट्रकूट थे, पाल थे और गुर्जर प्रतिहार थे। चोल साम्राज्य की सभा की किसी समिति के सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें क्या थी? उनका अपना घर हो, वो कर देते हों, अपनी भूमि हो, 35 से 70 उनकी आयु हो और उनको वेदों का ज्ञान हो और उनको प्रशासनिक मामलों की जानकारी हो और किसी सभा समिति का सदस्य 3 साल तक ना रहा हो। ये सब इनके लिए शर्तें थी। चमानों के नियंत्रण में आने वाले 2 प्रमुख नगर कौन से थे? एक दिल्ली था और एक अजमेर था। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेसन के साथ नेक्स्ट वीडियो में कल मिलेंगे। तब तक टेक केयर, बाय बाय।